जो लोग यहाँ जुड़े हुए हैं उनके बीच उनकी ओर से, अपनी ओर से और इस अब छोटे से साहित्यिक संवाद के लिए गठित मुक्तिबोध साहित्यिक मंच की ओर से मैं अपने बीच में आज सुश्री सुजाता चौधरी जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, इसलिए कि वह गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर से ही, बल्कि उसके पहले से ही लगातार गांधी जी के से जुड़े विभिन्न पक्षों पर किसी न किसी मंच से जो संवाद हो रहे हैं उसमें शिरकत कर रही हैं, उसमें शामिल हैं, व्यस्त रहीं। और बल्कि 2 अक्टूबर को ही मैंने बात की कि मैडम क्या संभव है इतना जल्दी, तो उन्होंने यह कृपा की कि 4 को सुबह खाली थी और उन्होंने हमारा अनुरोध, हमारा प्रस्ताव स्वीकार किया और हमारे बीच में उपस्थित हैं। इसके लिए मैं अपनी ओर से और अपने मंच की ओर से, अपने श्रोताओं दर्शकों की ओर से उनके प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उनका बहुत स्वागत करता हूं एक बार फिर से। मैडम ने बहुत काम किया है गांधी को लेकर। गांधी के साहित्य की गंभीर अध्येता तो हैं ही, उनकी 5 पुस्तकें वाणी से ही प्रकाशित हैं। गांधी और नोआ खाली, गांधी और भगत सिंह को लेकर खास करके जो बाइनरी खींची जाती है कि या तो गांधी या भगत सिंह, या भगत सिंह को गांधी ने नहीं बचाना चाहा, उन सब आरोपों का एक तरह से उन्होंने ऐतिहासिक स्रोतों का अध्ययन करके, प्रमाण इकट्ठा करके जवाब दिया है। अभी हाल में उनकी एक पुस्तक बापू और स्त्रियां करके आई हैं और उस पर एक फिल्म भी बनी है छोटी सी, जो लॉकडाउन के चलते रिलीज नहीं हो पाई। उसका प्रोमो रिलीज हुआ है, जल्दी ही वो फिल्म भी हमारे बीच आएगी और हम उसे देखेंगे। वो आपके उस पर आपकी पुस्तक भी है और आपकी पुस्तक पर ही आधारित वो फिल्म है। गांधी साहित्य की गंभीर अध्येता हैं और लगातार परिचर्चा में, संवाद में शामिल होकर गांधी से जुड़े विभिन्न पक्षों पर बातचीत करती रही हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि निश्चय ही हम इस बातचीत से समृद्ध होंगे। मैं पुनः एक बार सबका स्वागत करके मैडम से अनुरोध करता हूं कि आप अपनी बातचीत रखें। आज का शीर्षक हम लोगों ने खुला रखा है, गांधी एक मूल्यांकन। इसमें गांधी के ऊपर, गांधी से असहमत लोगों द्वारा लगाए जाने वाले आरोपों का ऐतिहासिक संदर्भों के साथ और इतिहास के तथ्यों के साथ जवाब और मूल्यांकन, वस्तु स्थिति क्या थी, वास्तविक स्थिति क्या थी, उन आरोपों में कितनी सच्चाई है, और साथ ही साथ 20वीं शताब्दी में गांधी अपने चिंतन के माध्यम से जिस आधुनिकता की नींव डाल रहे थे, जो भारत के लिए उपयुक्त और उचित आधुनिकता क्या थी, इस बहस को भी मैडम अपने बातचीत में शामिल करेंगी। मैं आदरणीय सुजाता जी से अनुरोध करता हूं कि वो अपनी बातचीत शुरू करें और मैं यहाँ से उनकी बातचीत के में व्यवधान ना आए, इसलिए मैं यहाँ से हटता हूँ। मैडम आप शुरू करें। जी शुक्रिया। मुक्तिबोध साहित्यिक मंच का बहुत आभार कि उन्होंने हमें इस मंच से आकर गांधी जी की बातों को रखने का मौका दिया है। लेकिन उन्होंने जो शीर्षक रखा है वो शीर्षक है महात्मा गांधी का मूल्यांकन, जो बहुत ही कठिन काम है। गांधी का मूल्यांकन करना हमारे वश में तो नहीं, और मुझे लगता है कि अभी के दौर में शायद औरों के लिए भी मुश्किल का ही काम होगा, क्योंकि किसी भी ऊंचे स्तंभ को देखने के लिए हमें उससे दूर जाना पड़ता है। तो यदि हम इतिहास की ओर देखें तो अभी बहुत कम समय बीता है गांधी को इस दुनिया से गए हुए। तो इतने कम समय में कोई किसी का मूल्यांकन नहीं कर सकता है। और भारतीयों के साथ तो एक बात और है कि हम उनसे शारीरिक रूप से भी अपने को नजदीक मानते हैं, तो नजदीक वाले लोग मूल्यांकन कैसे करें। अब कोई बहुत बड़ा स्तंभ है, उसको देखने के लिए थोड़ा दूर जाना पड़ता है। तो दूर जाने के लिए अभी शायद हमें इंतजार करना होगा। जिस तरह से हम जानते हैं कि ईसा मसीह को उनकी मृत्यु के बाद लोगों ने ईश्वर के रूप में स्वीकार किया था।
ईश्वर के पुत्र के रूप में स्वीकार किया था, तो 200 वर्ष लगे थे ईसा मसीह को मानने में लोगों को। उस हिसाब से यदि हम सोचे तो अभी बहुत कम समय बीता है। गांधी को का मूल्यांकन हम लोग कैसे कर सकते हैं? उनका मूल्यांकन करने की बात जब आई तो एक बात याद आई कि जब गांधी जी गोल मेज सम्मेलन में गए थे तो उस समय इंग्लैंड के बहुत सारे लोगों से मिले थे जो अपनी जवानी में एक एक हस्तियां थी। उसी में एक थे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। आप सब लोग जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को जानते हैं, उनकी विद्वता को जानते हैं, उनकी काबिलियत को जानते हैं। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ से मिलकर गांधी जी जब बाहर निकल रहे थे तो पत्रकारों ने जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को घेर लिया। गांधी की तरफ कोई पत्रकार नहीं आया कि आपको जॉर्ज बर्नार्ड शॉ से मिलकर कैसा लगा, ये पूछने के लिए। लेकिन जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को घेर लिया और उनसे पूछा कि आपको इस व्यक्ति से मिलकर आपको कैसा लगा, आपने इनको क्या आंका, क्या जज किया? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ हंसने लगे और उन्होंने कहा कि एक बात बताइए कि हिमालय की तलहटी के नीचे कोई व्यक्ति खड़ा है तो वह हिमालय का मूल्यांकन कैसे कर सकता है, हिमालय को कैसे नाप सकता है? हिमालय को नापने के लिए जो तलहटी पर खड़ा है उससे यदि आप कहें कि तुम हिमालय को नाप लो, यह कैसे संभव है? तो गांधी हिमालय है और मैं उनके पास तलहटी में खड़ा हुआ एक व्यक्ति। तो मेरी ये औकात नहीं, मेरे पास वो काबिलियत नहीं कि मैं गांधी के को नाप सकूं और उनका मूल्यांकन कर सकूं। ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था। उसी तरह से रोमियो अरोला को जब मिस लेट ने पूछा था कि आजकल आप क्या लिख रहे हैं, तो उस समय वो गांधी जी की जीवनी लिख रहे थे। लेकिन महान चिंतक और लेखक रोमियो अरोला का जवाब था, आजकल मैं एक दूसरे ईसा के बारे में लिख रहा हूं जिन्होंने भारत में जन्म लिया है। तो ये रोमियो अरोला का मूल्यांकन है। और आप सब लोग जानते हैं टॉल्स्टॉय के इस पंक्ति को तो हर एक व्यक्ति जानता है कि आने वाली पीढ़ियां यह सहज में विश्वास नहीं करेंगी कि गांधी जैसा व्यक्ति एक हार मांस का बना हुआ पुतला था और इस धरती पर कभी चला था। तो ये इस व्यक्ति का मूल्यांकन है जिसके बारे में कहा जाता है कि वह महान वैज्ञानिक और सबसे अधिक बुद्धिमान व्यक्ति था। तो इन लोगों के मूल्यांकन को हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उस पर श्रद्धा कर सकते हैं और विश्वास कर सकते हैं और यह मानते हैं कि उनकी इन लोगों की बुद्धि के समकक्ष, इनकी प्रतिभा के समकक्ष हम लोग कुछ भी नहीं है। तो हम तो अपनी बुद्धि इन महानुभावों को पढ़ने और सुनने में लगाना चाहते हैं और उनकी दृष्टि से गांधी को समझना चाहते हैं। लेकिन फिर भी जब आप लोगों ने इस विषय को रखा है तो मूल्यांकन तो नहीं, लेकिन एक छोटी सी चर्चा जरूर करना चाहते हैं कि गांधी के जो बहुआयामी व्यक्तित्व थे उसमें कौन सी बात थी जो सबसे अधिक आकर्षित करती है मन को। उनके बहुत आयाम हैं, ये हम सब जानते हैं, लेकिन सबसे पहले हम उनके राजनीतिक आयाम की चर्चा करते हैं। जो वो प्राय लोग उन्हें एक राजनीतिक नेता मानते थे, एक राजनीतिज्ञ मानते हैं और उन्होंने एक राजनीतिक काम भी किया है। सबसे पहले एक राजनेता के रूप में वे एक अलौकिक राजनेता है। उनकी कार्य करने की जो शैली थी वो भी अद्भुत और एक अलग तरह की शैली थी। जब वे चंपारण में आए हैं और चंपारण के लोगों से मिल रहे हैं तो वहां के लोगों से कहते हैं, उन अनपढ़ किसानों से कहते हैं कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ है आप उसे पंक्तिबद्ध करके दें, बस एक बात का ख्याल रखिए कि उसमें एक भी शब्द अधिक न हो, उसमें एक भी अतिशयोक्ति न हो,
क्योंकि वो जानते हैं कि भावुक व्यक्ति अतिशयोक्ति करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके मन में कोई धूर्तता होती है, ठगी होती है, लेकिन ये हमारे स्वभाव में और हमारे आदत में ये बात शुमार हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा मत करना, आप सच्ची सच्ची बातों को लिखना। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उन किसानों में से, उन अनपढ़ किसानों में से कोई एक भी ऐसा नहीं था जिसने एक पंक्ति को भी अतिशयोक्ति के रूप में कहा, एक शब्द को भी उसने बढ़ा चढ़ा कर कहा। और पूरी अंग्रेजी हुकूमत ऊपर से नीचे तक उन सूची में, उन लिस्ट में खोजते रह गई कि थोड़ी सी भी कोई असत्य पकड़ाए तो उसी आधार पर इस केस को निरस्त कर दिया जाए। आप सब लोग जानते हैं कि यदि किसी चीज में एक झूठ पकड़ा जाता है तो सारे के सारे मुकदमे को निरस्त कर दिया जाता है, सभी पॉइंट्स को समाप्त मान लिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये सत्य का प्रयोग था जो गांधी ने चंपारण में किया। और दूसरी बात जो उससे भी अद्भुत बात है कि उन्होंने अपने विरोधियों से कहा, मेरा ये कार्यक्रम है, मैं ऐसा करने जा रहा हूं, मैं ऐसा करूंगा। मैं उनके विरोधियों के, जो उस समय वहां के कमिश्नर थे, जो कलेक्टर थे, जो एसपी थे, जो छोटे लाट साहब कहलाते थे, उन सब के पत्राचार को पढ़ा है। आप आश्चर्यचकित हो जाइएगा जब उनके पत्राचार को पढ़ेंगे। वो एक दूसरे को लिख रहे हैं, गांधी ने ऐसा कहा है, हमें ऐसी सूचना दी है, हमसे मिलकर कहा है कि मैं ऐसा करने जा रहा हूं। आपको क्या लगता है कोई भी व्यक्ति अपने दुश्मन को ऐसी बातें बता सकता है? और वे सारे लोग गांधी के बताए हुए बात पर विश्वास नहीं करके वो सोचते हैं शायद कोई इसमें दूसरा पैतरा है, कोई दूसरी घात बातें हैं, और वो उधर मुड़ जाते हैं और अंत में अपने सिर को पकड़ लेते हैं कि यह एक आश्चर्यजनक व्यक्ति है, इसकी बात को समझना मुश्किल है। लेकिन चूंकि वो मुश्किल व्यक्ति नहीं थे, वो सीधी सीधी और सच्ची सच्ची बात करने वाले व्यक्ति थे। लेकिन जो हम लोग जैसे व्यक्ति जो सोचते हैं टेढ़ा चलना ही बुद्धिमत्ता है, दूसरे के साथ धूर्तता करना ही होशियारी है, वो समझते हैं कि शायद ये ऐसी ही बातें कर रहे हैं और वो धोखा खा जाते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी बापू के बारे में ये कहा था कि बापू ऐसा क्यों करते हैं, अपने सारे पत्ते दुश्मनों के आगे क्यों खोल देते हैं, उनसे कोई बात छिपाते क्यों नहीं है। लेकिन गांधी का भी इस विषय पर एक अलौकिक विश्वास था और एक अलौकिक कारण भी था। उनका मानना था कि जो सृष्टिकर्ता जो हमारा है, जो हमारा सृजनहार है, जब हम उससे मेरी कोई बातें छिप नहीं सकती, वो ऐसी एक भी बात नहीं है जो नहीं जानता है, तो फिर उस सृजनहार का जो सृष्टि है, हम उससे क्या छिपाएं और क्यों छिपाएं। तो ये एक मूलभूत अंतर है, अंतर नहीं बहुत बड़ा अंतर है, जो साधारण आदमी और असाधारण व्यक्ति को अलग करता है। जब वायसराय बेबल दिल्ली आए तो उन गांधी जी से मिलने की उनकी बात हो रही थी। तो वायसराय बोलते हैं, मैं क्या करूं, मुझे इस आदमी से मिलने में डर लगता है। जहां तक मैंने सुना है इनके बारे में, मैंने सुना है कि वो जिससे मिलते हैं उसको प्रभावित कर लेते हैं, तो मैं कहीं प्रभावित ना हो जाऊं, इससे अच्छा यही है कि मैं उनसे मिलूं हूं ना। तो मिलने के लिए ही सोचते हैं कि मैं मिलना ही मना कर दूं, मिलने से ही मना कर दूं, ताकि मेरे पास वो जो आगे की समस्या है कि प्रभावित हो जाने वाली, वह ना हो जाए। तो ये एक जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये सब मजे हुए राजनीतिज्ञ थे। आप सबको पता है चर्चिल की बुद्धिमत्ता पर, कि चर्चिल को द्वितीय विश्व युद्ध के समय प्रधानमंत्री बनाया गया। वो प्रधानमंत्री थे नहीं, लेकिन उनकी विशेषता के कारण, उनकी बुद्धिमत्ता के कारण उनको बनाया गया। लेकिन चर्चिल भी अपने सिर का बाल नोच लेता था यह सोचकर कि इस व्यक्ति को मैं कैसे टैकल करूं, मैं कैसे बात करूं, इसकी जो बातें हैं ये समझ में नहीं आती है कि इसके साथ कैसे दुश्मनी करूं, और ये कुछ मतलब
वो पूरी तरह से बौखला जाता था और बौखला के कहता था कि जब इस व्यक्ति को मैं वायसराय की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए देखता हूँ, और जब देखता हूँ कि जिन सीढ़ियों पर चढ़ना सौभाग्य की बात है, उन सीढ़ियों पर वो ऐसे चलता है जैसे उसके लिए कुछ भी नहीं है, तो मेरा मन इतना गुस्सा हो जाता है कि मन करता है कि मैं अफ्रीका के जंगलों में ले जाकर इसको जंगली पशुओं के सामने छोड़ दूं, इस अर्धनंगे फकीर को। तो ये जो बातें हैं, और आप सोचिए चर्चिल जैसा व्यक्ति जो इतना बड़ा राजनीतिज्ञ है, वो भी बापू से घबराता था क्योंकि वह उनके सत्य से डरता था। महात्मा गांधी ने राजनीति जैसी गंदे तालाब को सत्य और अहिंसा के प्रवाह से उसे पुण्यमय बना दिया। जिस राजनीति में सत्य और अहिंसा की बातें करना बेमानी मानी जाती थी, बहुत सारे ऐसे राजनेता थे जो अपने व्यक्तिगत स्तर पर चरित्र का बहुत महत्व देते थे, सत्य बोलते थे, अहिंसा में विश्वास करते थे, लेकिन वो भी मानते थे कि सार्वजनिक जीवन में और राजनीतिक जीवन में इस तरह से इसको कायम करना ये संभव नहीं है। लेकिन गांधी जी ने इस बात को दिखाया और दुनिया को चमत्कृत कर दिया। उन्होंने सत्य और अहिंसा को ही अपना हथियार बना लिया और उसके सत्य और अहिंसा के अवयव से सत्याग्रह नाम का जो अस्त्र तैयार किया, आप सब ने देखा वो अस्त्र कितना प्रभावशाली था कि जिसके राज में सूरज नहीं डूबता था, वो अंग्रेजी हुकूमत अपने बुढ़िया बिस्तर को समेटकर यहां से चली गई। ये जो आश्चर्यजनक बातें हैं, ये बातें पर विचार करने की जरूरत है। इस पर विचार करने के लिए आइंस्टाइन ने कहा है गांधी जी के मृत्यु के 10 महीने बाद कि गांधी जी ने जिस चीज को समझा और जिस सत्याग्रह को अपनाया, उसे पूरी दुनिया को अपनाने की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी सत्ता, कोई भी सैनिक सत्ता, कोई भी राज सत्ता कभी भी किसी चीज में सुधार नहीं ला सकती है और निदान नहीं कर सकती है। इसका सुधार और निदान का एक ही उपाय है जो गांधी जी ने कहा। आगे वो बोलते हैं आइंस्टाइन कि कहीं देर न हो जाए, इसके पहले हमें गांधी जी की बात मार्ग पे चल देना चाहिए। तो हम यह देखते हैं कि गांधी जी ने किस तरह से पूरे उस समय के पूरा समाज था, उसके जो बौद्धिक लोग थे, वे किस कदर प्रभावित थे। आज से 100 साल पहले पूरी दुनिया रक्त रंजित रहती थी, बहुत सारे युद्ध होते रहते थे, लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो लोग उस हिंसा से डर गए, क्योंकि उनके सामने उसके पहले भी युद्ध जब होते थे तो जब जो लोग जन्म लेते थे उसमें अधिकांश लोग युद्ध में शामिल होकर मर जाते थे। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध की हिंसा के बाद लोग हिंसा से डरने लगे और उसी समय एक अहिंसक प्रकाश पुंज भारत में अपना काम कर रहा था। इससे पूरी दुनिया उनके प्रति आकर्षित हो रही थी कि कैसे हम इस प्रकाश पुंज के प्रकाश से हम भी आलोकित हो सके। और गांधी जी का ही असर था कि अहिंसा को जो उन्होंने अस्त्र बनाकर ब्रिटिश साम्राज्य को यहाँ से जाने पे मजबूर कर दिया, तो लोगों के मन में एक आशा का संचार हुआ, एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ कि हिंसा को छोड़कर अहिंसा के द्वारा भी राजनीतिक सत्ता बदली जा सकती है, हटाई जा सकती है, परिवर्तन किया जा सकता है। उसने इस सफल राजनीतिक परिवर्तन को देखकर महसूस किया कि एकमात्र आने वाले समय में यही विकल्प है। हम सब जानते हैं यह विकल्प आसान भी है और कठिन भी, लेकिन जो लोग इस पे चलना चाहते हैं उनके लिए यह बहुत ही आसान है, और जो नहीं चलना चाहते हैं उनके लिए ढेर सारी बातें हैं।
सरदार पटेल ने लिखा है, जब वे रियासतों का जब विलयीकरण किए हैं तो उन्होंने कहा है कि यह मेरे गुरु का, मैं अपने गुरु को यह गुरु दक्षिणा दे रहा हूं, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा था एक खंड तो हो गया, अब भारत में कोई दूसरा खंड नहीं होना चाहिए। आप सब जानते हैं कि बेवल ने जो प्रस्ताव लाया था उसको गांधी ने एक सिरे से खारिज कर दिया, क्योंकि उसका विचार था बेबल का कि भारत को कई टुकड़ों में बांट दिया जाए। गांधी ने भारत को कई टुकड़ों में होने से भी बचाया है। हम सबको पता है कि आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में, फेसबुक में क्या क्या इल्जाम लगाए जाते हैं। यदि आप लोग जानेंगे और जो सुनेंगे इस इल्जाम की सच्चाई क्या है, तो आपको ऐसा लगेगा कि इस इल्जाम को सुनना भी एक पाप है। उस पाप के अपराधी को, उस पाप का मैं अपराधी क्यों बनूं? खैर, इसकी बात हम आगे करेंगे। उसके बाद गांधी जी के राजनीतिक स्वरूप के बाद हम उनके आध्यात्मिक रूप की बातें करते हैं। गांधी जी कि जब आप आध्यात्मिक रूप को देखेंगे तो वो आपको ऐसे लगेंगे जैसे वो हिमालय की चोटी पर बैठे हुए कोई संत हो। उस ऊंचाई पर पहुंचना बहुत कम लोगों को होता है। हमने बचपन से बहुत साधक साधिकाओं को पढ़ा है, भारत के महान साधक साधिकाएं, भक्तमाल, ब्रज के भक्त, क्योंकि मैं भक्तों के परिवार में जन्म ली हूं तो स्वाभाविक रूप से उनको पढ़ना हम मेरे लिए उस समय तो जरूरी था। बाद में इंटरेस्ट से भी पढ़ा और देखा कि भक्त कैसे होते हैं। आप विश्वास मानिए, जब मैंने गांधी जी को पढ़ा तो मुझे लगा यह तो अलौकिक महात्मा है, ऐसा महात्मा जिसका वर्णन गीता में है, जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत में है, जो श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि स्थित प्रज्ञ कैसा हो, स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण है। जब मैं उन लक्षणों को देखती हूँ और गांधी के जीवन को देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि स्थित प्रज्ञ के एक एक लक्षण गांधी जी से मिलते हैं। वह कैसे उठता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, कैसे बोलता है, कैसे खाता है, कैसे पीता है, वो सारे के सारे लक्षण, वो कैसे सोचता है, वो सारे के सारे लक्षण गांधी जी से मिलते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि ईश्वर का सबसे बड़ा भक्त कैसा होता है, उसमें क्या क्या गुण होते हैं। तो कपिल भगवान माता देवहूति से कहते हैं, माँ, जो ईश्वर का भक्त होता है वह किसी से द्रोह नहीं करता, वह सभी में ईश्वर को देखता है। वह ऐसा नहीं करता कि वह छोटा है, वह दूसरे धर्म को पालन करता है, वह दूसरी बात मानता है, उसके लिए वह मेरा प्रिय नहीं हो, ऐसा नहीं सोचता। उसमें यह भी वर्णन है कि निम्न श्रेणी का भक्त कैसा होता है। और निम्न श्रेणी का भक्त ऐसा होता है जो भगवान की विग्रह से प्रेम करता है और लोगों से प्रेम नहीं करता। वह सोचता है कि असली पूजा विग्रह पूजा है। विग्रह का मतलब मूर्ति की पूजा, मंदिर की पूजा, मस्जिद की पूजा और चर्च की पूजा, मतलब सिर्फ उनको हम उन प्रतीकों को मानना, लेकिन लोगों से प्रेम नहीं करना। और मध्यम श्रेणी का भक्त कैसा होता है, तो वह उन लोगों से प्रेम करता है जो उसके धर्म के होते हैं और ईश्वर की विग्रह में प्रेम करता है। और उच्च कोटि का भक्त कैसा होता है, तो उच्च कोटि का भक्त ऐसा होता है जो भगवान की बनाई हुई सृष्टि से प्रेम करता है। वह हर मनुष्य से प्रेम करता है। वह इसके लिए किसी मनुष्य से घृणा नहीं कर सकता कि वह हरे कपड़े क्यों पहनता है और वह पश्चिम की तरफ पूजा क्यों करता है, या वह भगवे कपड़े क्यों पहनता है, वह पूरब की तरफ पूजा क्यों करता है। क्योंकि उसे पता है आध्यात्मिक ऊंचाई पर वो बैठा हुआ वो व्यक्ति, उसे पता है कि भक्ति क्या है, अध्यात्म क्या है, उन तत्वों को वो अच्छी तरह समझ गया है। लेकिन जो लोग नहीं समझते, वो समझते हैं कि ही भक्ति है, पाखंड ही भक्ति है, अंधविश्वास ही भक्ति है, हिंसा ही भक्ति है, पूरब और पश्चिम ही भक्ति है। वे नहीं समझते कि वे नहीं जानते भी नहीं
और उन्हें पता भी नहीं है कि उत्तम भक्त के लक्ष्य क्या होते हैं। आप अयोध्या में मंदिर बनाए, बहुत अच्छी बात है, भगवान राम का मंदिर बने, लेकिन मंदिर बनाने के क्रम में यदि हम सृजनहार की सृष्टि से घृणा करें तो वह मंदिर बनाना ईश्वर को कभी भी स्वीकार्य नहीं होगा। आप हम लोगों को इतनी बात समझनी चाहिए। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि ये लोग कितने नासमझ हैं जो अपनी बनाई हुई मूर्तियों से प्रेम करते हैं और जिन मूर्तियों को मैं बनाया हूं उनसे भी द्रोह करते हैं। तो अब आप सोचिए कौन है असली महात्मा और कौन है आध्यात्मिक पुरुष। तो गांधी जी के आध्यात्मिक मूल्यों की हम बात करें, उनके अध्यात्म की बात करें, तो ये सारा माजरा स्पष्ट हो जाता है कि गांधी की क्या गलती थी और गांधी को लोगों ने क्या समझा। हम सब जानते हैं कि उनकी हत्या उस व्यक्ति ने की, उस विचारधारा ने की जो अपने को हिंदू मानती है। लेकिन आप बताएं, गांधी से बड़ा इस शताब्दी में, सहस्त्राब्दी में कौन सा हिंदू हुआ है? यदि हम हिंदू की ही बात करें, वैसे गांधी को किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। सब लोग दुनिया भर में गांधी को ईसा बुद्ध की श्रेणी में रखा जाता है। तो जब वो ईसा और बुद्ध की श्रेणी में है तो ऐसे ही वो सबसे बड़े हिंदू हैं। लेकिन उनकी हत्या क्यों कर दी जाती है? क्योंकि उनको लगता है कि ये हिंदू धर्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि वे दूसरे धर्म वाले से भी वैसे ही प्रेम क्यों करते हैं। लेकिन गांधी बेचारे क्या करते? वो तो उत्तम भक्त थे, वो तो मानवता की उच्च शिखर पर खड़े थे, आध्यात्मिकता के उच्च शिखर पर बैठे थे। तो वो क्या करते? वो हमारे और आपके जैसे नहीं बन सकते थे जो खांचे में बट जाते। उन्हें मृत्यु मंजूर था। वो जानते थे, उन्होंने कहा भी था कि मेरी कोई शायद 30 जनवरी 1947 की बात है, उन्होंने कहा था ठीक 1 साल पहले कि कोई मुझे गोली मार देगा और उस समय मेरे मुख से निकलेगा हे राम। तब समझना कि मैं महात्मा था। यदि मेरे मन में उस व्यक्ति के प्रति द्वेष न हो, तब समझना कि मैं महात्मा हूं और मेरे मुख से निकले हे राम। हम हिंदू धर्म में कहा जाता है कि जब करो तब करो, मरोगे कैसे यह जाना जाएगा। जिस व्यक्ति ने जीवन भर राम के नाम की साधना की है, मरते वक्त उसी के नाम से, उसी के मुख से राम का नाम निकल सकता है। तो एक आध्यात्मिक पहलू आप सब उनको देख रहे हैं और समझ भी रहे हैं, और हमें और समझने की जरूरत भी है। अब एक समाज सुधारक के रूप में हम गांधी को देखें। गांधी जी का पूरा जीवन चरित्र जो है, जब एक आंदोलन वे करते थे तो उसके जो 10 साल, बीच के जो 10 साल होते थे, वह सिर्फ रचनात्मक कार्यों में और समाज के सुधार के कामों में जाता था। अस्पृश्यता को लेकर आज गांधी जी के बारे में बहुत सारी बातें कही सुनी जाती है। राजनीति के लिए आप कुछ भी कह सकते हैं, आपको राजनीति करनी है, राजनीति चमकानी है तो आप कुछ भी कहिए, लेकिन कलेजे पर हाथ रखकर कोई एक दलित नेता भी यदि बता दे, मैं बाबा साहब अम्बेडकर की बात को छोड़कर कहती हूँ कि अभी का कोई एक दलित नेता यह बता दे कि उसने दलितों के हित में कौन सा काम किया है। उन्होंने काम किया जरूर है, अपनी संपत्ति बढ़ाई है, अपनी संपदा बढ़ाया है और अपने पद को प्राप्त किया है, लेकिन जब बात उनके दलितों के हित की आती है तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। और गांधी ने जो हरिजन नाम रखा था, उसके लिए भी कुछ लोग बोलते हैं कि ये लोग हरिजन हैं तो सवर्ण लोग और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं सब क्या दुर्जन हैं। गांधी जी ने हरिजन नाम नहीं रखा था। हरिजन नाम भी एक उस समय के दलित बूढ़े व्यक्ति ने उनको एक चिट्ठी लिखी है, वो भी बांग्मय में सुरक्षित है, कि उन्होंने लिखा है, गांधी जी ने उसका जिक्र किया है कि आप, गांधी जी का पत्र उपलब्ध है कि उन्होंने लिखा है कि आपने जो हरिजन नाम सुझाया है वह मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि उस समय हरिजनों के मंदिरों पे में जाने पर रोक लगा हुआ था।
तो गांधी जी उस शब्द से इतने प्रभावित हो गए कि उन्हें लगा कि असली हरिजन तो वे हैं जिनको मंदिरों में जाने के लिए रोका जा रहा है, वो हैं ईश्वर के जन, वो हैं हरि के जन। मंदिरों में जाने से मैं नहीं जानती कि उनका दलितों का हित होता है या नहीं होगा, लेकिन ये मंदिर जाना कोई धार्मिक बात को लेकर प्रवेश कराने की गांधी ने कोशिश नहीं की। वो सिर्फ उनके आत्मसम्मान के लिए उन्होंने प्रण किया कि जिन मंदिरों में उनके लिए दरवाजे नहीं खुले हैं, मैं वहां नहीं जाऊंगा। और इसके लिए जब उनका अनशन हुआ है तो सब लोगों को पता है कि मंदिरों के दरवाजे खुलने लगे कि गांधी की मृत्यु हो जाएगी, लोग जाने लगे और मंदिरों में आत्मसम्मान के साथ उनका जाना शुरू हुआ। हम लोग मंदिरों को लेकर बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन वे उस मंदिर में नहीं जाना पसंद करते थे जिसमें उस मंदिर में जो बैठा हुआ है, उस जो वो सृजनहार है, उसकी सृष्टि को ही आने से रोका जा रहा है। किस बात पर? जो अंधविश्वास की बातें हैं, जो घृणा पर आधारित हैं, जो हमें मानव से अमानव बनाती है, उस अमानवीय बात को लेकर हमें उस मंदिर में जाने से उन्हें रोका जा रहा था। और गांधी ने उन सारी बातों को समाप्त कराया। सुभाष चंद्र बोस ने उस समय कहा था कि बापू को अभी इन बातों में समय नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि अभी स्वतंत्रता देश के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन गांधी जी का मानना था कि स्वतंत्रता तो आज न कल मिलेगी, लेकिन असली जरूरी तत्व है हमारा देश, उसके बाद कैसे रहेगा, हम कैसे मेल मिलाप करके सब एक साथ भाई भाई की तरह, बहन बहन की तरह रहेंगे, क्योंकि हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं। और जब एक ही ईश्वर की संतान हैं तो हम सब लोग भाई बहन हैं। तो आगे किस तरह से हम उनके प्रति मेरा प्यार बढ़े, हमने जो गलत काम किए हैं, हमने जो पाप किए हैं घृणा करके, कैसे हम उसका समय रहते प्रायश्चित कर लें। और नेताजी ने भी कहा है कि जब ऐसी घटना घटी, मंदिरों के द्वार खुलने लगे, दलितों को गले से लगाया जाने लगा, तो ऐसा लगने लगा कि जो समाज आज तक ईंट पर ईंट रखा हुआ था, ऐसा समाज बना हुआ था मानो ईंट पर ईंट रखी हुई हो। उस समाज को गांधी के इन कार्यों ने सीमेंट लगाकर जोड़ दिया। अब वो इतना मजबूत बन गया यह समाज। तो हम देखते हैं कि सामाजिक रूप से भी गांधी ने कितने काम किए। अब अस्पृश्यों के बाद दूसरी बात स्त्रियों की आती है, जो भी 4 दिन तक तो प्रत्येक घर में स्त्रियों को अस्पृश्य बना ही दिया जाता है। अपने ही घरों में कम से कम अस्पृश्यता जो दलितों में है उसमें, उनके समाज में उनके साथ अस्पृश्यता नहीं होती, लेकिन महिलाएं अपने ही घर में, उसके बहुत से कारक दिए जाते हैं। उनको आराम करने की जरूरत है, इसके लिए ऐसा बनाया गया था। आराम करना और बात है, आराम देना और बात है, लेकिन उसमें घृणा को घुसाना कौन सी बात है, उसमें नफरत करनी कौन सी बात है कि वो ये नहीं छू सकती हैं और वो नहीं कर सकती हैं। ये सारी बातें अपमानित करने की बातें हैं। स्त्रियों को स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी ने किस तरह पुरुषों के बराबर लाने की कोशिश की, उन्हें भी किस तरह एक स्त्री से व्यक्ति बनाने की कोशिश की, यह अपने आप में इतना बड़ा अध्याय है कि इसको कहने सुनने के लिए बहुत दिनों की जरूरत होगी। हम बातें कर सकते हैं, लेकिन काम करने की बात करना बहुत कठिन है। तो स्त्रियों के बारे में जो गांधी ने कहा है, हम इस समय यही कहेंगे कि हम सब लोग, स्त्रियां खासकर, हम उनकी कृतज्ञ हैं और उनकी कृतज्ञता ज्ञापन करती हैं और उनसे कहती हैं, बापू आज तुमने हमें इस लायक बना दिया है कि हम तुम्हारे ऊपर ही उंगली उठा सकते हैं, तुम्हारे ऊपर ही आक्षेप कर सकते हैं, तुम्हारे ऊपर भी कटाक्ष कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया, स्त्रियों को पुरुषों के समकक्ष लाने के लिए तो गालियां और गोलियां खाई, उनके ऊपर बम फेंके गए कि स्त्रियां यदि घर से बाहर आ जाएंगी तो समाज दूषित हो जाएगा,
हालांकि आज कोई विचारधारा इस तरह से कहने की हिम्मत नहीं करेगी, लेकिन उस समय ये सारी बातें खुलेआम होती थी। उसी तरह हम शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो नई तालीम और बुनियादी शिक्षा को उन्होंने लाया। उसी तरह और भी बहुत सारी बातें हैं जो उन्होंने एक समाज सुधारक के रूप में किया। डोमनी लेपायर जो है, जिन्होंने फ्रीडम एट मिडनाइट पुस्तक लिखी है, उनका कहना है, उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है, उसी पुस्तक में, कि मुझे गांधी एक प्राचीन संत, जो भविष्य दृष्टा संत होते थे, जो भविष्य को देख लेते थे, मुझे गांधी जी वैसे ही लगते हैं। क्योंकि जो भारत का बंटवारा हुआ था, जिस बंटवारे को लेकर उन पर भी बहुत सारे आक्षेप लगाए जाते हैं कि गांधी चाहते तो बंटवारा नहीं होता, गांधी जी चाहते तो बंटवारा होता ही नहीं। आप सब लोग जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ईश्वर हैं, हम उन्हें ईश्वर मानकर उनकी पूजा करते हैं, लेकिन जब वे कौरव की सभा में जाते हैं और धृतराष्ट्र से प्रार्थना करते हैं कि मैं शांति दूत बनकर आया हूं और 5 ग्राम पांडवों को दे दो और तुम पूरा साम्राज्य ले लो, लेकिन युद्ध को टाल दो, कृष्ण के लाख प्रयत्न करने के बाद भी युद्ध नहीं टलता है, तो क्या श्री कृष्ण को हम ईश्वर नहीं माने? हम फिर भी उनको ईश्वर मानते हैं। गांधी ने भी कोशिश की, लेकिन जिन्ना साहब की अति महत्वाकांक्षा ने उन्हें मजबूर कर दिया कि भारत का बंटवारा होने को। एक जैसे दुर्योधन की अति महत्वाकांक्षा ने महाभारत होने को मजबूर कर दिया, उसी तरह से जिन्ना साहब की अति महत्वाकांक्षा ने भारत के बंटवारे को मजबूर कर दिया। उसके साथ ये बात भी नहीं थी कि सिर्फ हम 2 पक्ष थे, भारत और पाकिस्तान, एक तीसरा पक्ष था जो बंदर की भूमिका में था और हम दोनों बिल्ली की भूमिका में थे। और वह इस तरह से हमारे समाज में काम कर रहा था कि एक तरफ वो कट्टरपंथी मुस्लिमों को हवा दे रहा था, दूसरी तरफ वह कट्टरपंथी हिंदुओं को भी हवा दे रहा था। अब आप बताएं, जो व्यक्ति कहता है कि मैं हिंदू के साथ नहीं रह सकता हूं, और जो व्यक्ति कहता है, जो विचारधारा है, मैं मुसलमानों के साथ नहीं रह सकता हूं, विचारधारा है। एक व्यक्ति है जो कहता है नहीं, हम लोग सभी एक ही ईश्वर की संतान, भाई बहन है, हम लोग साथ में रहेंगे, लेकिन इल्जाम किसके माथे बढ़ा जा रहा है? तो उस व्यक्ति के माथे जो कहता है हम सबके साथ रहेंगे, हम लोग मिलजुल कर रहेंगे। लेकिन गांधी वैसे ही असफल हो गए जैसे श्री कृष्ण महाभारत को रोकने में सफल हो गए थे। लेकिन कृष्ण के स्वरत्व पर उससे इसके कारण उंगली नहीं उठाई जा सकती, प्रश्न चिन्ह नहीं लगाए जा सकते, वैसे ही गांधी पर भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाए जा सकते। जो प्रश्न चिन्ह लगाते हैं उनको भी पता है कि यह प्रश्न चिन्ह बेमानी है, वो सिर्फ लगाने के लिए लगा रहे हैं। दूसरी बात, अब भाषा की बात करें। गांधी ने हिंदी साहित्य को, या मुक्तिबोध जी का मंच है, इसी से 1 मिनट के लिए मैं इस पर भी दृष्टि देती उनकी चलूंगी कि भाषा को लेकर भी वे कितने गंभीर थे कि हिंदी भाषा हिंदुस्तानी बनकर कैसे लोगों की जुबान पर चढ़े और हर एक भारतीय इसको अपनाए। उसके लिए प्रचारणी सभा समिति बनाई गई, कितने प्रचार प्रसार किए गए, और गांधी जी ने इसमें भी कितना काम किया है। भाषा की का जो गूढ़ था, उसके जो मर्म थे, उसको भी अच्छी तरह समझते थे। इसी से जब राज्यों का पुनर्गठन होने लगा, तो भाषा के आधार पर जब लोगों ने राज्यों की मांग की, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनका मंत्रिमंडल इस बात पर अड़ गया कि भाषा के आधार पर बंटवारा नहीं होगा। लेकिन उस समय गांधी जी ने उन्हें बताया कि भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन गलत नहीं है, इसको किया जाना चाहिए। और उन लोगों ने गांधी जी की बात को माना, और हम देखते हैं कि गांधी जी का ये जो दूरगामी सोच थी, ये जो दूरगामी दृष्टि थी, वो कितना सफल साबित हुआ। जिन्ना साहब ढाका में आए और घोषणा कर दिए
कि पाकिस्तान की सिर्फ एक ही भाषा है उर्दू और दूसरी भाषा पाकिस्तान को स्वीकार नहीं। हम सब जानते हैं कि भाषा के नाम पर पाकिस्तान दो खंड में आज बट गया है, दो राष्ट्र बन गया है। तो गांधी की ये दूरगामी सोच थी जो उन्होंने भारत को दिखाई और जो भारत इन ऐसी परिस्थितियों से बचा। दूसरी बात जो हमारे आयोजक साहब ने कहा है कि गांधी जी पे जो आरोप लगाए जाते हैं, उस बहुत सारे आरोप हैं, उन पर हमारे जैसे छोटे लोग भी कभी विचलित होकर कलम पकड़ते हैं और कभी सोच कर कि प्राय ऐसे लोग हैं जो अनजाने में उनके पास सही बातें नहीं जा रही हैं। तो कुछ पुस्तकें हैं जिस पर हमने इन विषयों को लिखा है। उसमें एक पुस्तक है सत्य के दस्तावेज। सत्य के दस्तावेज में गांधी जी पर जो भी आरोप लगाए जाते हैं उसको लिखा गया है और वो एक नाटक के रूप में है। और नाटक में एक अदालत है और अदालत में एक वादी अधिवक्ता है और एक प्रतिवादी अधिवक्ता है। वादी अधिवक्ता वो सारे आरोप लगाते हैं जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में, जो फेसबुक में, जो सोशल नेटवर्क पर लगाए जाते हैं, जो अफवाहों के रूप में हैं, जो र्यूमर्स के रूप में हैं, उन सारे आरोपों को लगाते हैं। और प्रतिवादी अधिवक्ता जो है वो उन सारे आरोपों का जवाब फैक्ट्स के रूप में देता है। वादी अधिवक्ता के पास फैक्ट्स नहीं है, अफवाह है, र्यूमर है, और प्रतिवादी अधिवक्ता के पास सारे फैक्ट्स हैं। उनके दोनों की बातों को उसमें लाया गया है और जो उसकी जज है वो 8 मुकदमे को सुनती है और हर मुकदमे का फैसला देती है। वो जज एक स्त्री की भूमिका में है क्योंकि हम भारत को माता मानते हैं और ये भारत उसी भारत माँ के न्यायालय में यह मुकदमा दर्ज है। गांधी जी की जो हत्या की गई वह तो सुकरात से भी उस हत्या को हम जघन्य मानते हैं कि सुकरात को कम से कम अपनी बात कहने का मौका तो दिया गया कि मैं तुम्हें जहर क्यों पिला रहा हूं, लेकिन गांधी को यह भी मौका नहीं दिया गया। कि इसी से चर्चिल ने कहा था कि देख लो भारतीय लोग कितने कृतज्ञ होते हैं, जिस व्यक्ति ने इन भारतीयों के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया उसकी ही जान ले लिया। तो मेरे मित्रों, हमारे ऊपर कृतज्ञता का बहुत बड़ा लेबल लगाया जा चुका है और लगाए भी क्यों नहीं। आप ही बताएं कौन सा ऐसा देश है जो अपने ही सबसे महान व्यक्ति के बारे में ऐसी गंदी गंदी बातें करता हो। कौन सा ऐसा देश है? अमेरिका में क्या लिंकन के बारे में ऐसी बातें होती हैं? क्या वाशिंगटन के बारे में ऐसी बातें होती हैं? नहीं होती, कोई नहीं करेगा, क्योंकि वे लोग उन्हें गौरव मानते हैं और उनके गौरव से उनका सिर ऊंचा होता है। लेकिन हमें गौरवशाली नहीं बनना, हमें तो गुलाम बने रहने की आदत है। और यदि हम अपने गौरव को इस तरह ही पददलित करेंगे, इस तरह ही अपमानित करेंगे, तो हमें फिर गुलाम बनने से कौन रोक सकता है? आत्मघाती लोगों को, अपनी ही पैरों में कुल्हाड़ी मारने वाले लोगों को, अपने ही धन को लुटा देने वाले व्यक्ति को गुलाम बनने से भला कौन रोक सकता है? तो हमें गांधी को मानने के लिए, गांधी को जरूरत नहीं है कि हम उनकी बातों को मानें और हम उनकी बातों को सुनें। हमारी जरूरत है गांधी, हमारे लिए गांधी आवश्यक है। और कुछ लोगों को, कुछ गांधी की जो भक्त हैं, जो अपने को गांधी के अनुयायी बोलते हैं, वो दुखी हो जाते हैं ऐसी बातों से। लेकिन मैं सोचती हूँ यह बात उतनी दुखी होने की नहीं है, क्योंकि जिस कीचड़ में कमल खिलता है उसी कमल से मेढक जो है वो बहुत नजदीक होता है और इतना नजदीक रहता है कि वो उसको स्पर्श करता है, उसके डंठल को, और उसको चारों तरफ घूमता है, लेकिन वह कमल की सुगंध को नहीं ले पाता, वह कमल के सुपराग को नहीं चख पाता। वो तो भंवरा आता है और उस कमल के पास थोड़ी देर बैठता है और उसके पराग कण को ग्रहण कर लेता है।
तो यदि कुछ लोग ऐसा करते हैं, वो पराग को नहीं लेना चाहते, मेढक बनकर उस कीचड़ को ही ग्रहण करना चाहते हैं, तो कोई क्या कर सकता है? सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं कि सबको सन्मति दे भगवान। अब हम उन पर क्यों आरोप लगाते हैं, इसके बारे में तो एनी बेसेंट ने भी कहा है कि इसके लिए आरोप लगाते हैं क्योंकि आंग्ल भारतीयों को वे बहुत नजदीक लगते हैं। और जबकि सही बात यह है कि वे टॉल्स्टॉय से भी महान है, क्योंकि टॉल्स्टॉय ने जिन बातों को लिखा, पढ़ा और कहा, उसको गांधी ने जिया है। तो बनारस में ही उन्होंने कहा था, ये इलाहाबाद में आप इस मीटिंग को आयोजित कर रहे हैं, आपको ये घटना बनारस की है। अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि गांधी जी का मूल्यांकन करना सहज और सरल नहीं है, लेकिन एक बात कह सकते हैं कि वे पारसमणि की तरह थे। ये बात राजेंद्र बाबू ने कहा है कि वे पारसमणि की तरह थे। जो भी, जिसको भी उन्होंने स्पर्श किया, जिसने भी उनका स्पर्श किया, वो सब के सब नाम वाले हो गए और बड़े लोग बन गए। यहां तक कि उनसे दुश्मनी करने वाले, आज उनकी भी चर्चा जोरों पर है। उनकी हत्या करने वाले, वो भी चर्चित हो गए हैं। तो पारसमणि में ये गुण होता है, आप उनसे किसी भी तरह से मिले। अब आपकी इस पर है, आप मेढक की तरह उनके साथ मिलते हैं या उस कीचड़ में लिपटे रह जाते हैं, या आप पराग लेने वाले भावरे बनते हैं। गांधी दिवस पर आप सबों को ढेर सारी शुभकामना और ढेर सारी बधाई। ये पूरा का पूरा सप्ताह गांधी जयंती मनाया जा रहा है। लोग बहुत अधिक संख्या में वेबिनार कर रहे हैं, ढेर सारे कॉलेजों में, स्कूलों में गोष्ठियां हो रही हैं। तो हम लोगों को इस बात की भी खुशी है कि हम लोग खुश हो सकते हैं भारतीय, कि कल जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज में वार्ता हो रही थी, तो वहाँ के लड़कों ने ही बताया कि यहाँ जो सर्वे हुआ है उसमें लगभग 80% नवयुवकों ने और नवयुवतियों ने गांधी में आस्था दिखाई है और कहा है कि हम उनके मार्ग पे चलना चाहते हैं, वो हमारे आदर्श हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबों का बहुत आभार। नमस्कार। मैडम के हाँ मैडम के वक्तव्य में बहुत सारे संकेत थे, बहुत सारे विषयों पर उन्होंने बहुत ही इशारों में, संकेतों में बात की। और शुरू में ही जैसा कहा कि गांधी का मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन इतना आसान काम नहीं है, इतना छोटा काम नहीं है। और खास करके एक व्याख्यान में, घंटे भर के या 45 मिनट के एक व्याख्यान में पूरी बातचीत संभव नहीं है। लेकिन उन्होंने बहुत सारे इशारे दिए, संकेत दिए, और हम लोग कोशिश करेंगे कि गांधी पर और बातचीत करें। और जो विविध सवाल उन्होंने खड़े किए या विविध पक्ष हैं गांधी के, उन अध्येताओं से संपर्क करेंगे और बातचीत करेंगे। और उनकी बातचीत को बहुत पसंद की गई है। जो टिप्पणियाँ आ रही हैं उससे लग रहा है कि बातचीत बहुत पसंद की गई है। कोई ऐसा अहम सवाल नहीं दिख रहा है। यदि कोई सवाल आएगा तो हम फिर मैडम से अनुरोध करेंगे दोबारा कि कभी किसी पक्ष पर शामिल हों। मैं अपने सभी यहाँ श्रोता दर्शक जो हैं उनसे अनुरोध करूँगा कि जो फिल्म बनी है उनकी किताब को आधार बनाकर, बापू और स्त्रियाँ, जिसका प्रोमो जारी कर दिया गया है, यूट्यूब पर है, उपलब्ध हो, आप उसको सब देखें। और गांधी साहित्य का गंभीर अध्ययन आवश्यक है। और जैसा उन्होंने कहा कि आचरण में गांधी को उतारने की जरूरत है, केवल शब्द में जानने की जरूरत नहीं है। गांधी कर्म क्षेत्र के लिए उपयोगी हैं। केवल हम गांधी साहित्य के अध्येता बनकर अपने कर्तव्य की पिछड़ी न समझें। मैं इस व्याख्यान के लिए, इस प्रेरक व्याख्यान के लिए मैडम का बहुत बहुत आभारी हूँ। आप सब की ओर से, अपनी ओर से, अपने मंच की ओर से उनको बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। उनके प्रति बहुत हार्दिक आभार। बहुत कम समय में और अधिक व्यस्तताओं के बावजूद उन्होंने हमारा अनुरोध स्वीकार किया। इसके लिए मैं एक बार फिर से उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत आभार मैडम। नमस्कार। धन्यवाद मैडम, बहुत आभार।